नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेज में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एसएसपी। आज का जो अपना उर्वरक है वो कौन सा है? एमओ। कौन सा उर्वरक है? एमओ। ठीक है। एमओपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KCl। क्या होता है? KCl, पोटेशियम क्लोराइड। क्या होगा? KCl। ठीक है। अब KCl इससे क्या मिलेगा? एक तो पोटास मिलेगा, एक क्या मिलेगा? क्लोराइड। ठीक है। अब देखो, मेन तो इसका जो उर्वरक का प्रयोग करने का जो रीजन है वो क्या है? अपने पास पोटास। क्या है? पोटास। ठीक है। अब इसमें साथ में क्या होती है? क्लोराइड। अब इस क्लोराइड होने के कारण इसका हम प्रयोग सोलेनेसी कुल की फसलों में नहीं करते। कौन सी फसलों में नहीं करेंगे? सोलेनेसी। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो आपका टमाटर हो गया, टमाटर के अलावा आलू हो गया, आलू के अलावा भी अगर बात करें तो तंबाकू है, तंबाकू में भी इसका प्रयोग नहीं करते। और चाय में, इसमें नहीं करते चाय। ठीक है। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो ये क्लोराइड है, ये क्लोराइड इनकी गुणवत्ता को क्या कर देता है? खराब कर देता है। जैसे टमाटर है तो टमाटर का अपघटन होने लगता है। ठीक है, या कह सकते हो ये सड़ने गलने लगता है। तो इसकी भंडारण क्षमता क्या होगी? कम। स्टोर कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी। आलू की अगर बात करूं तो आलू में भी स्टोर जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सिटी क्या हो जाएगी? कम। ठीक है। क्लियर यहाँ तक? इसी प्रकार तंबाकू की अगर बात करें तो तंबाकू, हम्म हम्म, तंबाकू को देखते हो, जलाते हो तो धीरे धीरे जलता है। अगर आपने ये क्लोराइड इसमें डाल दिया तो तंबाकू कैसे जलेगा? तेजी से, जैसे कागज जलता है उसकी तरह जलने लगता है। तो इसका प्रयोग हम कहाँ नहीं करते? तंबाकू में नहीं करते। ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले रासायनिक नाम क्या है इसका? पोटेशियम क्लोराइड। और फॉर्मूला क्या होगा इसका? केमिकल फॉर्मूला KCl। क्या होगा? KCl। ठीक है। फिर बात करते हैं कि ये बनता कैसे? तो सिल्वाइट तथा कार्नेलाइट। ठीक है, दोनों ही क्या है? खनिज है, मिनरल्स है। कौन कौन से हैं? सिल्वाइट है एक, तो एक कौन सा है? कार्नेलाइट। ठीक है। खनिज एस्को के क्रिस्टलीकरण, किससे? क्रिस्टलीकरण तथा पलवन विधि परक्रम द्वारा क्या किया जाता है? इसको प्राप्त किया जाता है। तो कई बार विधि पूछ सकता है। विधि क्या है? क्रिस्टलीकरण है, और दूसरी विधि कौन सी है? पलवन विधि। ठीक है। पलवन विधि से हम क्या करते हैं? इसको प्राप्त करते हैं। ठीक है। इट इज obtained बाय क्रिस्टलाइजेशन एंड फ्लूटेशन प्रोसेस ऑफ सिल्वाइट एंड कार्नेलाइट मिनरल्स। किससे मिलेगा? मिनरल से। फिर नेक्स्ट अपने पास कंपोजिशन आता है। तो कंपोजिशन में नमी मैंने बताई थी, इसमें अलग याद रखनी है कितनी? 0.5। एसएसपी में याद रखोगी कितनी? 1.2%। इसमें 0.5%। ठीक है। क्लियर? फिर बात करते हैं पोटास कितना होगा। तो पोटास इसमें कितना होता है? 60%। कितना होता है? 60%। ठीक है। फिर सोडियम की मात्रा होती है, वो सोडियम की मात्रा कितनी होती है? 3.5%। अधिकतम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अधिकतम। और पोटास की मात्रा क्या होनी चाहिए? 60%। न्यूनतम, मिनिमम होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तो ये पूछे कि नमी कितनी होगी? 0.5%। और ये पूछे पोटेशियम कितना होगा तो कितना होगा? 60%। या पोटास कितना होगा? 60%। या इसमें ये पूछे सोडियम मैक्सिमम कितना होना चाहिए? तो 3.5%। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्लियर यहाँ तक? चलो नेक्स्ट आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, गुण क्या है। तो प्रॉपर्टीज की, इट इज इजीली सोल्यूबल इन वाटर। ये पानी में क्या होता है? घुलनशील है। शीघ्र क्या है? घुलनशील। फिर इट इज ए ओरियस और फाइन क्रिस्टलाइन साल्ट। ये क्या है? मोटा और बारीक क्या है? क्रिस्टलीय लवण है। क्या है? क्रिस्टलीय लवण। फिर ये शुद्ध रूप से रवेदार पदार्थ है। शुद्ध रूप से कैसा है? क्रिस्टलाइन है। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड इट्स
कलर बिकम रेड, इसका कलर कैसा होता है? रेड होता है, लाल होता है, जैसे ये यहाँ दिखा रखा है पीछे, ये देखो कैसा लाल, किसके कारण? आयरन ऑक्साइड, किसके कारण? आयरन ऑक्साइड, पीछे पढ़ा था आयरन ऑक्साइड, पढ़ा था ना एसएसपी की रिएक्शन में। ठीक है, तो इसमें भी क्या मिलता है? आयरन ऑक्साइड मिलता है, जिसके कारण इसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। कैसा होता है? रेड। फिर मर्दा में अभिक्रिया की अगर बात करें तो बेटा फॉर्मूला इसका याद रखना है, फॉर्मूला क्या है? KCl। क्या है? KCl। अब जैसे ही इसको सॉइल में अप्लाई करोगे ये किस में डिवाइड हो जाएगा? आयंस में। अब ये तो कहाँ चला जाएगा? सॉइल कोलाइड पे, और ये कहाँ चला जाएगा? सॉइल सॉल्यूशन में। ठीक है, इसको या तो पौधे ग्रहण कर लेते हैं या इसकी लीचिंग हो जाती है, या दूसरे कोई तत्व हो उसके साथ क्या कर लेगा? क्रिया कर लेगा। जैसे सोडियम है तो सोडियम के साथ क्रिया कर लेगा, क्या बना देगा? NaCl। ये क्या बन गया? लवण। क्या बन गया? लवण। ठीक है, इनका जब धनायन विनिमय की प्रक्रिया होती है, केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, तो ये कहाँ चले जाते हैं? मृदा विलयन में, और यहाँ से कौन ऑब्जर्व कर लेता है इनको? पौधे। कौन कर लेगा? पौधे। क्लियर यहाँ तक? देखो, when this fertilizer is mixed into the soil, it's anions and dissociate into पोटेशियम आयन एंड क्लोरीन आयन। ठीक है, किस में डिवाइड होगा? पोटेशियम आयन और क्लोरीन आयन में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो यही मैंने रिएक्शन लिखवाई थी, किस में डिवाइड होगा? पोटेशियम और क्लोरीन में। किसमें होगा? पोटेशियम एंड क्लोरीन आयन। ठीक है, क्लियर? फिर पोटेशियम आयन मृदा कोलाइड पर क्या हो जाता है? अधिशोषित। किसमें अधिशोषित हो जाएगा? मृदा कोलाइड। पोटेशियम आयन आर एब्जॉर्ब्ड ऑन सॉइल कोलाइड्स। फिर दिस फर्टिलाइजर इज न्यूट्रल हैज इट डज नॉट क्रिएट एसिडिटी और एल्केलिटी इन द सोइल। ये कैसी प्रवृत्ति का होता है बेटा? उदासीन प्रवृत्ति, न्यूट्रल होता है। उदासीन होने के कारण मृदा में ना तो अम्लता उत्पन्न करता है और ना ही क्या उत्पन्न करता है? क्षारीयता। ठीक है, फिर क्षारीय मृदाओं में इस उर्वरक के प्रयोग से मृदा में कैल्शियम आयन क्या हो जाते हैं? जमा होने से फसलों के लिए क्या होता है? विषैला सिद्ध होता है, इसलिए हम किस में प्रयोग नहीं करते? क्षारीय मृदा में प्रयोग नहीं करते। ठीक है, यूज ऑफ दिस फर्टिलाइजर इन एल्केलाइन सॉइल प्रोवाइड टॉक्सिक फॉर क्रॉप्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ क्लोरीन आयंस इन द सॉइल। फिर क्षारीय मृदा में इसका प्रयोग जैविक खादों के साथ करना क्या रहता है? लाभदायक। अगर क्षारीय मृदा में आप इसका प्रयोग कर रहे हो तो किसके साथ करोगे? जैविक खादों के साथ। ठीक है, या ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ क्या करोगे? इसका यूज करोगे। इट इज बेनिफिशियल टू यूज इट अलोंग विथ ऑर्गेनिक मैन्योर इन एल्केलाइन सॉइल। फिर आती है इसका पोटेशियम फसलों को शीघ्र प्राप्त होता है। इसका पोटेशियम है वो फसलों को क्या होता है? शीघ्र प्राप्त होता है। दलहन वाली फसलों में इसके प्रयोग से उनकी जड़ ग्रंथियों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण अधिक होता है, क्योंकि पोटेशियम है वो जड़ ग्रंथियों का क्या करता है? विकास करता है। क्या करता है? विकास। ठीक है, तो पहला था इट्स पोटेशियम इज क्विकली एब्जॉर्ब्ड बाय द क्रॉप। इसका जो पोटेशियम है वो क्रॉप्स के द्वारा क्या किया जाता है? क्विकली एब्जॉर्ब कर लिया, जल्दी ही क्या कर लेंगी? ग्रहण कर लेंगे। फिर दूसरा इट्स यूज इन लेग्यूम क्रॉप्स। लेग्यूम क्रॉप्स कौन सी होती हैं? लेग्यूम होती हैं जैसे आपके ग्राम हो गया, या हिंदी में बोले तो चना हो। ये कैसी है? लेग्यूम। ठीक है, और इनकी जब रूट्स में देखोगे, जड़ों में देखोगे तो आपको छोटी सी गांठ मिलेगी। ठीक है, उस गांठ में क्या मिलता है अपने को? राइजोबियम बैक्टीरिया। और वो क्या काम करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको कहाँ संचित करता है? मृदा में। और उसका उपयोग कौन करते हैं? पौधे। ठीक है, और ऐसा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। ये हिंदी में बोले तो सहजीव। कैसे बोलते हैं? सहजीवी। ठीक है, इसमें क्या करता है? राइजोबियम और पौधा है उनके दोनों के बीच में सहजीवन होता है। राइजोबियम तो क्या लेगा पौधे से? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और पौधे को राइजोबियम क्या देगा? नाइट्रोजन। क्या देता है? नाइट्रोजन देता है। ठीक है, इस प्रकार के जो लाइफ साइकिल है उसको हम क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। क्या कहेंगे? सिम्बायोसिस। क्लियर है यहाँ तक?
तो इट इज यूज इन लेग्यूम क्रॉप्स, इंक्रीज नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्रोज द नोडुल्स इन देयर रूट। इसकी जो नेडुल्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, और पोटेशियम का आप जब कार्य पढ़ोगे तो ये क्या करता है बेटा, जड़ ग्रंथियों का विकास, नोडुल्स का क्या करेगा, डेवलपमेंट करता है। और जितनी ज्यादा नोडुल्स होंगे उतने ही ज्यादा क्या होंगे, राइजोबियम बैक्टीरिया, और उतना ही ज्यादा क्या होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा। फिर है खाद्यान्न फसलों में इसका प्रयोग लाभकारी है। इट यूज इज बेनिफिशियल इन फूड क्रॉप, या कह सकते हो सीरियल क्रॉप्स में। अब सीरियल क्रॉप से याद करने का तरीका बता देता हूँ। जितनी भी फसलों की रोटियां बनती है वो किस में आती है, सीरियल्स में। जैसे गेहूं की रोटी बनाते हैं, जौ की भी बनती है, बाजरे की भी बनती है, जवार की भी बनती है, मक्का की भी बनती है ना। इसके अलावा चावल की भी बनाते हैं क्या, मैदा वगैरह, है ना। तो ये सारी की सारी किस में आएंगी बेटा, सीरियल क्रॉप्स में। तो ये ध्यान में रख लेना, रोटियां किन किन की बनती है, रोटियां जिनकी बनती है वो किस में आएंगी, सीरियल क्रॉप्स या खाद्यान्न फसल या अनाज वाली फसल। ठीक है। और इनको घास कुल की फसलें भी बोलते हैं। ठीक है। घास कुल, पोएसी, ग्रेमिनी, एक ही कुल के नाम है। ठीक है, घास कुल, पोएसी और ग्रेमिनी, एक ही फैमिली है ये। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलो, और सीरियल क्रॉप्स में एक और चीज याद रखना कि इनकी लीव्स देखना आप, गेहूं की देखना कैसी होती है, नेरो, सक्रिय होती है। बाजरे की सक्रिय, धान की, पेडी की कैसी होती है, सक्रिय होती है। और जवार की सक्रिय होती है ना। तो लगभग की क्या मिलेंगे अपने को, सक्रिय पत्तियां मिलती है। कैसी मिलती है, सक्रिय या नेरो लीव। ठीक है। और जिन फसलों की नेरो लीव्स होती हैं उनमें हम कभी भी 2,4-D का यूज नहीं करते हैं, सॉरी, उसमें हमेशा चौड़ी पत्ती वालों के लिए किसका यूज कर सकते हैं, हम 2,4-D का कर सकते हैं। जिनकी चौड़ी पत्तियां होती हैं उनमें हम 2,4-D का यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना। जैसे मूंग है तो मूंग में नहीं कर सकते हम, क्योंकि चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों के लिए 2,4-D का यूज करोगे आप तो उससे क्या होगा बेटा, कि खरपतवार तो नष्ट होगा ही होगा, वीड तो हटेगा वहां से या नष्ट होगा, लेकिन साथ साथ में क्रॉप्स भी या फसल भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है। चल, फिर है तंबाकू, आलू, चुकंदर, चाय, कॉफी में इस उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पीछे बता दिया। इसमें आ गई है सोलेनेसी, और सोलेनेसी में हम प्रयोग नहीं करते क्योंकि गुणवत्ता है इनकी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें उपस्थित क्लोराइड इनकी गुणवत्ता को क्या करता है, खराब करता है। तो विथ क्लोराइड जितने भी फर्टिलाइजर है उनका यूज इसमें नहीं करते हैं। और विथ क्लोराइड में कौन सा लिखवाया था मैंने उदाहरण में, एमओपी लिखवाया था, म्यूरेट ऑफ पोटाश। ठीक है। दिस फर्टिलाइजर शुड नॉट बी यूज्ड इन टोबैको, पोटैटो, बीटरूट, टी, कॉफी बिकॉज द क्लोराइड प्रेजेंट इन इट स्पॉइल्स द एयर क्वालिटी। इसकी क्वालिटी को क्या करता है, खराब करता है। फिर ये क्षारीय मृदा में प्रयोग करने पर फसलों पर क्या करता है, विषैला प्रभाव डालता है, जो पीछे बता दिया मैं। अगर करना भी है तो किसके साथ करोगे आप, कार्बनिक खादों के साथ। किसके साथ करना है, कार्बनिक। फिर इट हैज ए टॉक्सिक इफेक्ट ऑन क्रॉप्स व्हेन यूज्ड इन एल्केलाइन सोइल। फिर इससे बुआई से पूर्व फॉस्फोरस उर्वरक की भांति उर्वर उर्वर कर देना चाहिए। ठीक है, बुआई के समय हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। खड़ी फसल में बिखेर कर इसका प्रयोग नहीं करना। ठीक है, क्लियर। फिर आता है नेक्स्ट, सल्फेट ऑफ पोटास। कौन सा आता है, सल्फेट ऑफ पोटास। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। चल, देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं। नाम क्या था इसका, म्यूरेट ऑफ पोटास। रासायनिक नाम क्या है, पोटेशियम। सूत्र क्या है, केसीएल। फिर बनता किस, कौन कौन से एस्को से प्राप्त होता है, खनिज एस्को से, सिल्वाइट और कार्नेला। ठीक है। कौन मेथड कौन सा था, तो कौन सा था, क्रिस्टलाइजेशन एंड फ्लोटेशन। कौन सा है, फ्लूटेशन, या हिंदी में बोले तो क्रिस्टलीकरण और पलवन विधि। ठीक है, क्लियर यहाँ तक।
फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें संगठन की, अगर बात करें संगठन क्या था, नमी मॉइस्चर कंटेंट 0.5%, पोटास कितना था इसमें 60%। ठीक है। फिर सोडियम भी मिल रहा था, सोडियम कितना था अधिकतम 3.5%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिर हम गुण की बात कर रहे थे तो वाट इजीली किस में सोल्यूबल है, वाटर में सोल्यूबल है। ठीक है। फिर ये कैसा है, मोटा व बारीक क्रिस्टलाइन है या क्रिस्टलीय लवण है। फिर हम बात करते हैं शुद्ध रूप से कैसा होता है, रव्यदार होता है, लेकिन आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति से इसका रंग है वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, रेड कलर का। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिर है ये उर्वरक आर्द्रग्राही नहीं होता है। क्या नहीं होता, आर्द्र। तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिर है मृदा में अभिक्रिया, तो मृदा में अभिक्रिया इसका सूत्र क्या है, KCl। KCl का सूत्र है तो ये किसमें आयन में डिवाइड होगा, किसमें चेंज हो जाएगा, पोटेशियम और क्लोराइड आयन। ठीक है, पोटेशियम कहाँ चला जाएगा, मृदा कोलाइड पे। ठीक है, और इसके पोटेशियम को फसलें हैं वो क्या कर लेती है, शीघ्र ही ग्रहण कर लेती है। ठीक है, यही था। इस उर्वरक को मृदा में मिलाने पर यह आयनित होकर कैल्शियम तथा पोटेशियम आयन तथा क्लोरीन आयन देता है। क्या देता है, पोटेशियम तथा क्लोरीन। ठीक है। फिर है पोटेशियम आयन कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, सोइल कोलाइड पे। ये फर्टिलाइजर कैसा है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल या उदासीन है। तो क्षारीय मृदा और मृदा को ना तो क्षारीय बनाएगा ना कैसी बनाएगा, एसिडिक एसिडिक बनाएगा। ना एल्केलाइन बनाएगा ना कैसी बनाएगा, एसिडिक, या कह सकते हो ना अम्लीय बनाएगा ना कैसी बनाएगा, क्षारीय। फिर क्षारीय मृदाओं में इसका प्रयोग करने से मृदाओं में क्या जमा हो जाता है, क्लोरीन। अब ये क्लोरीन पौधों पे कैसा इफेक्ट करता है, टॉक्सी इफेक्ट, विषैला करता है। ठीक है, अगर क्षारीय मृदा में प्रयोग भी करना है तो किसके साथ करोगे, ऑर्गेनिक मैन्योर या जैविक खाद के साथ। किसके साथ करोगे, ऑर्गेनिक मैन्योर या जैविक खाद के साथ। फिर है इसके पोटेशियम फसलों को शीघ्र प्राप्त होता है, यह बता दिया। फिर है दलहनी फसलों में ये क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाता है, क्योंकि पोटेशियम ग्रंथियों के विकास में या नोडुल्स की फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। फिर खाद्यान्न वाली फसलों के लिए क्या है, लाभकारी है। ठीक है। फिर है सोलेनेसी की है, फूल की जो सब्जियां हैं, तंबाकू है, ठीक है, चाय है, इनमें इसका उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि क्लोरीन है वो इनकी गुणवत्ता को क्या करता है, खराब करता है। ठीक है। फिर इसका क्षारीय मृदा में प्रयोग करने पर फसलों पर विषैला प्रभाव पड़ता है, बता दिया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट कि आप इसका प्रयोग कैसे करोगे, तो प्रयोग बुआई के समय क्या करना है, उरकर देना। क्या देना है, उरकर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। खड़ी फसल में हम कभी इसका यूज नहीं करते हैं। फिर था अपना सल्फेट ऑफ पोटास। क्या था, सल्फेट ऑफ पोटास। सल्फेट ऑफ पोटास पढ़ेंगे अगले क्लास। ठीक है, क्लियर यहाँ तक।